वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन चैनल। आप सभी का एनजीएम एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए आज बिहार परिचय के साथ साथ इतिहास के कुछ सवाल और उसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बिहार का परिचय, मौर्य वंश वगैरह वगैरह इतिहास के रूप में ही आज ये प्रश्नोत्तरी आपके सामने आया है। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन से भी कुछ प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग इसी तरह से चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक अपना स्नेह दीजिए उतना ही ज़्यादा और ऊर्जा के साथ आपके लिए प्रश्नोत्तरी तैयार किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस युग के शहर के पुरातात्विक स्थल धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला है? ऑप्शन देखते हैं। पाषाण युग, हड़प्पा युग, पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग या ऑप्शन ई। तो इसमें से आंसर दीजिए आप लोग। इसका जो सही जवाब है वो है हड़प्पा युग। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। शरीफ शब्द है, क्या है शरीफ शब्द? अरबी है, फारसी है, हिंदी है, अंग्रेजी है या ऑप्शन ई। तो शरीफ शब्द जो है यह अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित जन। चलिए इसका कुछ व्याख्या देखते हैं। तुर्क शासन काल में सूफी संतों के निवास स्थल को शरीफ शब्द से अलंकृत किया गया था, जो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित जन आदि। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? ऑप्शन देखते हैं। राजगृह, पटना, पाटलिपुत्र, वैशाली या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या है ऑप्शन? इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका व्याख्या से ही देख लेते हैं जवाब। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित कर दिया था, जिसकी चर्चा अब्दुल्लाह की पुस्तक तारीख़ दाऊदी में मिलती है। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा भी इसी के साथ हल हो गया कि तारीख़ दाऊदी किन की पुस्तक है। तो उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा, अब्दुल्लाह की पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस काल में शासित क्षेत्र को सूबा ए बिहार की संज्ञा दी गई? ऑप्शन देखते हैं। मुगल काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मौर्य काल या ऑप्शन ई। तो आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है सल्तनत काल। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सल्तनत काल में शासित क्षेत्र को सूबा ए बिहार की संज्ञा दी गई। बिहार सूबा अर्थात सूबा को ही प्रांत भी कहा जाता है। इसकी प्रथम जानकारी 12वीं सदी के अबू उमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन की पुस्तक तबकाते नासरी से होती है। तो देखिए एक प्रश्न के साथ साथ दूसरा स्वतः हल हो गया कि तबकाते नासरी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अबू उमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार का वर्तमान स्वरूप क्या है? ऑप्शन देखते हैं। 15 नवंबर 2000 से, 1 अप्रैल 1936 से, 22 मार्च 1912 से, 1 अप्रैल 1912 से या ऑप्शन ई। तो बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है उसका क्या है? आप लोग जवाब दीजिए। तो बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है वह है 15 नवंबर 2000 से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
15 नवंबर 2000, सबसे पहले तो देख लेते हैं ऑप्शन सी को, जब बिहार का बंटवारा किससे हुआ था? बंगाल से। और ठीक उसके बाद 1936 में किससे हुआ? उड़ीसा से। क्योंकि बंगाल से जो बंटवारा हुआ था तो बिहार और उड़ीसा प्रांत संयुक्त था। उस समय प्रोविंसेस के नाम से जाने जाते थे, बिहार उड़ीसा प्रोविंसेस, अर्थात बिहार उड़ीसा प्रांत। अब 1 अप्रैल 1936 के बाद फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक और राज्य का बंटवारा होता है, जो है वर्तमान झारखंड। और उसके बाद बिहार का जो है स्वरूप वह स्थिर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न के साथ साथ 3 प्रश्न और हल हो गए इसमें। एक तो झारखंड का स्थापना, दूसरा उड़ीसा का, और तीसरा बिहार का तो है ही। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। पटना, अरवल, शिवहर, शेखपुरा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन का सेट करने का मुख्य उद्देश्य यह था, आगे लगभग कंपटीशन एग्जाम में 5 ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इसलिए प्रयत्न करके आपके लिए यह ऑप्शन तैयार किया गया है ताकि एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ना हो। चलिए इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिवहर। चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या में देखिए कितने सवालों को एक साथ हल करने का प्रयास किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण जिला है। फिर देखिए अगला है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, जहाँ का साक्षरता दर 73.4 है, 73.4%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, जिसका रेट है 51.1%। अब देखिए इसके साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। तो एक के साथ साथ 6 सवाल हल हो रहे हैं। आप लोग अपना स्नेह बनाए रखिए, चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके साथ साथ आगे लेकर उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मगध शासक भट्टिय का पुत्र था। मगध शासक में तो बिंबिसार, अशोक वगैरह वगैरह को जान ही रहे होंगे। भट्टिय का नाम कम सुनने को मिलता है, लेकिन हमने प्रश्न उठाया है, स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं ताकि बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक, जरासंध, या ऑप्शन ई। तो चलिए इसका व्याख्या के साथ ही आंसर देख लेते हैं। भट्टिय जो मगध का शासक था, बृहद्रथ वंशीय शासन का अंत कर शासक बना था। देखिए अब एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन हल हो रहे हैं। भट्टिय जो मगध का शासक था, किसके शासन का अंत कर शासक बना था? तो हो गया उत्तर बृहद्रथ वंशीय। अब इसका पुत्र कौन था? तो इसका पुत्र था बिंबिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या में और आगे चलते हैं। बिंबिसार जिसने एक नवीन हर्यक वंश की स्थापना की। तो नवीन हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिंबिसार के द्वारा। अब बिंबिसार का देखिए शासनकाल, बिंबिसार का शासनकाल कब तक रहा? तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। अब ये किस धर्म को मानता था? तो आरंभ में ये जैन धर्मावलंबी था। देखिए कितना सटीक सा इसका पूरा का पूरा व्याख्या ही लेके चला आया हूँ मैं आपके पास। बिंबिसार ने प्रारंभ में महावीर के अहिंसा नीति का पालन करते हुए जीव हत्या तथा हर तरह की बलि प्रथा पर राजकीय रोक लगा दी थी। अब इसमें देखिए अहिंसा नीति की पालन करते हुए जीव हत्या तथा हर तरह की बलि प्रथा पर
राजकीय रोक किसने लगाई थी? सवाल ये भी आ गया एक। तो ये जो हो गया, एक तो अहिंसा नीति, किसके अहिंसा नीति से प्रभावित हुए बिंबिसार? तो महावीर। और फिर किस प्रथा पर राजकीय रोक लगा दी? तो ये जो है जीव हत्या और हर तरह की बलि प्रथा। तो देखिए एक के साथ साथ कितने सवाल हल हो रहे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों, जिसे जनपद भी कहा जाता है, का अधिपति था। उसके समय कई मिले जुले गांव को क्या कहा जाता था? चलिए इसका ऑप्शन देखिए। आपन, सपन, चैत्यालय, घाटी क्षेत्र या ऑप्शन ए। तो इसका क्या उत्तर होगा? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांव जनपद का अधिपति था। उसके समय कई मिले जुले गांव को कहा जाता था आपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिंबिसार की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका ऑप्शन देखते हैं। पाटलिपुत्र, गिरिव्रज, राजगृह, तक्षशिला या ऑप्शन ई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, क्या है वो बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो गिरिव्रज है। गिरि इसका सही उत्तर है गिरिव्रज। इसका देखिए व्याख्या। प्रारंभ में बिंबिसार की राजधानी गिरिव्रज थी, पर बाद में उसने राजगृह में विशाल दुर्ग का निर्माण कराकर वहां हस्तांतरित कर दिया था। तो सवाल ये भी बन जाएगा कि राजगृह में विशाल दुर्ग का निर्माण कराकर वहां अपनी राजधानी किसने हस्तांतरित कर दिया था? तो उत्तर आपके सामने है, बिंबिसार। एक के साथ दूसरा प्रश्न स्वतः हल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके आरंभिक शासनकाल के दौरान वर्धमान महावीर 6 वर्षों तक मगध क्षेत्र में नवीन जैन दर्शन का प्रचार करते रहे थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं ऑप्शन। बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, अशोक या ऑप्शन ई। तो इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब जो है वो है बिंबिसार। चूँकि अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि बिंबिसार जो था वो आरंभ से ही जैन धर्मावलंबी था। तो इसका व्याख्या देखिए। बिंबिसार के आरंभिक शासनकाल के दौरान वर्धमान महावीर 6 वर्षों तक मगध क्षेत्र में नवीन जैन दर्शन का प्रचार करते हुए राजगृह में अनेक चातुर्मास व्यतीत किए थे। यह किसके अनुसार कहा जाता है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार। देखिए इसमें दूसरा स्वतः आ गया। कल्पसूत्र कौन सा ग्रंथ है? तो ये जो है ये जैन ग्रंथ है। चलिए इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। गौतम बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? देखिए ऑप्शन। बोधि वृक्ष, आम वृक्ष, कदम्ब वृक्ष, पीपल वृक्ष या ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष, आम वृक्ष, कदम्ब वृक्ष, पीपल वृक्ष या ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, सर्वोच्च ज्ञान, जिसके बाद उन्हें क्या कहा जाने लगा था? आइए वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं तब तक। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो सर्वोच्च ज्ञान वो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बिंबिसार के शासनकाल में गौतम, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, को गया के निरंजना फल्गु नदी के किनारे वर्तमान बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे 528 ईसा पूर्व सर्वोच्च ज्ञान अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तब से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा था। तो चलिए अभी जिसके कमेंट के लिए हम बता रहे थे आपको, वो आपका यहाँ व्याख्या में स्पष्ट हो चुका है।
अब देखिए इसमें कितने और भी क्वेश्चन मिल गए हैं। तो गौतम बुद्ध को किनके शासनकाल में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बिंबिसार। अब गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम गौतम बुद्ध का था सिद्धार्थ। किस नदी के किनारे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फल्गु नदी, जो वर्तमान बोध गया में पड़ता है। फल्गु नदी को हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। कब प्राप्त हुआ था? 528 ईसा पूर्व। और सर्वोच्च ज्ञान जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था उसे और क्या कहा जाता है? तो उसे निर्वाण कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। काश्यप संहिता की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। चरक ने, जीवक ने, अशोक ने, बिंबिसार ने, या ऑप्शन ई। तो काश्यप संहिता की जो रचना की थी वो की थी जीवक ने। जीवक कौन था? तो जीवक के बारे में देखिए परिचय है। बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक, तो जीवक कौन था? बिंबिसार का राजवैद्य, जिसको कि बौद्ध भिक्षुओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए गौतम बुद्ध के साथ लगा दिया था। किसने? बिंबिसार ने। राजवैद्य जीवक बुद्ध के महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व तक उनके साथ रहे। जीवक ने काश्यप संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। तो देखिए काश्यप संहिता क्या हो गया, किसने रचना की? जीवक ने। अब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था? 483 ईसा पूर्व। जीवक किसका राजवैद्य था? बिंबिसार का। देखिए कितने क्वेश्चन हल होते जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं। किस शासक ने युद्ध में सर्वप्रथम महाशिलाकंटक तथा रथ मूसल अस्त्रों का प्रयोग किया था? तो आप लोगों ने देखा होगा फिल्म बाहुबली में महाशिलाकंटक तथा रथ मूसल अस्त्र, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, सम्राट अशोक, ऑप्शन ई। ऑप्शन डी आंसर दीजिए। तो इसका जो सर्वप्रथम किया था वह किया था अजातशत्रु ने। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का कार्यकाल रहा था। अजातशत्रु मगध के नरेश थे और वैशाली के चेटक। तो मगध के कौन थे शासक? अजातशत्रु। और वैशाली के चेटक। तो इन दोनों के बीच 16 वर्षों तक युद्ध चला था। इसी युद्ध में प्रथम बार महाशिलाकंटक तथा रथ मूसल अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। बौद्ध ग्रंथों के सुमंगल विलासनी के अनुसार यह युद्ध गंगा के किनारे रत्नों की खान पर अधिकार स्थापित करने के लिए हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो मगध और वैशाली में कितने वर्षों तक लगातार युद्ध हुआ? 16 वर्षों तक। अजातशत्रु का कार्यकाल कब तक रहा? शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक। चलिए अब देखिए इसमें और भी एक सवाल है। सुमंगल विलासनी किसका ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध। सुमंगल विलासनी कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शासक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। उदयन, बिंबिसार, उदयभद्र, अजातशत्रु, या ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसका देखिए विश्लेषण।
अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह में वैभार पहाड़ी की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति में ही बुद्ध की शिक्षाओं को दो भागों में सूत पिटक एवं विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया था। यह आज भी बौद्धों के लिए मार्गदर्शन ग्रंथ बनी हुई है। देखिए इसके विश्लेषण में कितने ज़्यादा और सवाल और उसका जवाब बताया जा रहा है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में वैभार पहाड़ी की सप्तकर्णी गुफा में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। सूत पिटक और विनय पिटक दो भागों में कब बटा? तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेवा का स्वामी किसे कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं। धनानंद को, महापद्मनंद को, अजातशत्रु को, अशोक को, या ऑप्शन ई। तो बौद्ध ग्रंथों में जो उग्रसेन की उपाधि दी गई है वह महापद्मनंद को। इसका विश्लेषण देखते हैं। महापद्मनंद ने शिशु नागवंश का अंत कर जिस वंश की स्थापना की उसे नंद वंश कहा गया है। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रांतक अर्थात सब क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेवा का स्वामी कहा गया है। तो इसे कौन कौन सी उपाधि थी? उग्रसेन की, सर्वक्षत्रांतक की, किसको? महापद्मनंद को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन देखिए। अजातशत्रु, महापद्मनंद, धनानंद, शिशुनाग, या ऑप्शन ई। कौन है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है धनानंद। धनानंद को नंद वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। नंद वंश जिसका कार्यकाल क्या रहा? 344 से 322 ईसा पूर्व का संस्थापक महापद्मनंद था तथा अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, जिसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज अर्थात उग्रसेन का पुत्र कहा है, जिसके पास अपार अचल संपत्ति थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रीक इतिहासकारों ने धनानंद को क्या कहा था? ऑप्शन देखते हैं। अग्रमीश, जैंद्रमीश, विष्णुगुप्त, अग्रसेन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ग्रीक इतिहासकारों ने धनानंद को अग्रमीश और जैंद्रमीश कहा है। इसका विश्लेषण देखते हैं। ग्रीक इतिहासकारों ने धनानंद को अग्रमीश अथवा जैंद्रमीश कहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा राक्षस नाटक किसके द्वारा रचित है, जिसमें धनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय कथा का वर्णन है? उग्रसेन, बिंबिसार, बिंदुसार, विशाखादत्त, या ऑप्शन ई। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विशाखादत्त, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मगध के राज सिंहासन पर 321 ईसा पूर्व में आसीन हुआ था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, धनानंद, महापद्मनंद, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इसका है विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य का नाम ही दूसरा विष्णुगुप्त है।
चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु विष्णुगुप्त की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर 321 ईसा पूर्व से सत्तारूढ़ हुआ था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था? ऑप्शन: सिंधु नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, जमुना नदी या ऑप्शन ई। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका विश्लेषण दिया गया है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस को पराजित किया था। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ए, सिंधु नदी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगमहिषी नाम किसका बताया गया है? ऑप्शन देखते हैं। बिंदुसार का, सम्राट अशोक का, बिंबिसार का, चंद्रगुप्त प्रथम का या ऑप्शन ई। तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है सम्राट अशोक, जिसे अगमहिषी भी बताया गया है। चलिए महाबोधि वंश में अशोक का शासनकाल देखिए, यहाँ बताया गया है अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व। तो अशोक का शासनकाल क्या रहा? ये हो गया। महाबोधि वंश में अशोक को अगमहिषी तथा इसी ग्रंथ की टीका में उसकी मां का नाम धम्मा बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस प्रथम भारतीय सम्राट ने कहा था कि राजा प्रजा का सेवक है? इसका ऑप्शन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या ऑप्शन ई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अशोक ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट था जिसने कहा कि राजा प्रजा का सेवक है। इन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई कल्याणकारी कार्य के साथ साथ समस्याओं के समाधान हेतु महामात्रों एवं राजकों की नियुक्ति की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने शपथ ली कि साम्राज्य के विस्तार के लिए कभी शस्त्र ग्रहण नहीं करेगा? ऑप्शन देखते हैं। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, उदयन, अशोक या ऑप्शन ई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अशोक ने। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय इतना द्रवित हुआ कि उसने शपथ ले ली कि साम्राज्य के विस्तार के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करेगा। क्योंकि कलिंग युद्ध में क्या हुआ था, 1.5 लाख के करीब शत्रु बंदी हुए थे और 1 लाख से ज़्यादा शत्रु घायल व उससे भी ज़्यादा मृत्यु हो गई थी सिपाहियों की। इसलिए अशोक ने यह प्रतिज्ञा ली कि साम्राज्य के विस्तार के लिए कभी शस्त्र ग्रहण नहीं करेगा। यह जो बताया गया है अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अष्टम शिलालेख में किसके बोध गया यात्रा का उल्लेख है? ऑप्शन महेंद्र, संघमित्रा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या ऑप्शन ई। तो अष्टम शिलालेख में जो गया यात्रा का उल्लेख है वह अशोक का है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं। कालिदास की, वेद व्यास की, पाणिनि की, पुष्यमित्र की या ऑप्शन ई। जवाब कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब है कालिदास। किसकी रचना है मालविकाग्निमित्रम? कालिदास की। चलिए आगे देखते हैं। महाराज राजाधिराज देवपुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। श्रीगुप्त को, कनिष्क को, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को या ऑप्शन ई। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क को ही महाराज राजाधिराज देवपुत्र कहा जाता है। अभिलेखों में यह वर्णित है कि कनिष्क को ही महाराज राजाधिराज देवपुत्र कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिच्छवी दोहित्र कहलवाने में कौन गर्व महसूस करता था? ऑप्शन देखते हैं। रामगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कनिष्क, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, जिसे लिच्छवी दोहित्र कहलाने में गर्व होता था। चलिए इसका आंसर पहले ही आप लोगों को मिल गया। सवाल पढ़ के देख लीजिए। शकों पर विजय होने पर किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों पर विजय होने पर चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 जिसका शासनकाल रहा ने मुद्रा का चलन करवाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक नरेश रुद्र तृतीय को पराजित करने के कारण उसे शकारी, शकों का शत्रु भी कहा जाता है। चलिए इसका उत्तर आपको मिल ही गया, चंद्रगुप्त द्वितीय। और देखिए इसका दूसरा सवाल इसी में है कि मुद्रा का चलन किसने करवाया था? तो मुद्रा का चलन जो करवाया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 412। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना युग। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। इसका भी व्याख्या नीचे मिल ही गया, तो सवाल तो हल हो गया। ये नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना युग, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग मौर्य है, कुषाण है, गुप्त है, पाल है। तो कुमारगुप्त प्रथम जो थे उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कुमारगुप्त किस युग के थे? तो कुमारगुप्त जो थे वो इसमें नाम में ही छुपा हुआ है, गुप्त वंश के थे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। वर्धमान महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृहस्थ त्यागा था? ऑप्शन 25 वर्ष, 30 वर्ष,
35 वर्ष, 42 वर्ष, ऑप्शन ई। इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। इसका और कुछ डिटेल देख लेते हैं। वर्धमान की महावीर वर्धमान जो थे, वर्धमान महावीर जो थे, उनकी माँ त्रिशला और पिता सिद्धार्थ की मृत्यु के पश्चात राजकुमार वर्धमान अपना गृहस्थ आश्रम त्याग कर 30 वर्ष की आयु में प्रव्रज्ञा के लिए भाई नंदीवर्धन से अनुमति प्राप्त कर घर से निकल पड़े थे और 12 वर्षों तक भ्रमण और कठिन तपस्या के पश्चात वर्धमान रिम्भिक गांव के बाहर ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर वट वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन देखते हैं। जमाली, अंकपित, अचल भ्रात, मैतार्य या ऑप्शन ई। आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जमाली। जिससे कि ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में वर्धमान महावीर का अपने शिष्य जमाली से मतभेद हो गया था और मतभेद के कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का प्रतिपादन किया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय। आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है, अभी पीछे पढ़ा था आप लोग आपने, कुमारगुप्त प्रथम, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए। 750 से 770 ईस्वी, 770 से 810, 810 से 850, 850 से 854। ऑप्शन ई। आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 770 से 810। धर्मपाल के द्वारा अपने पिता गोपाल का अनुसरण करते हुए चंपा, भागलपुर के पास चंपा है जिसे अंग प्रदेश भी उस समय के दौरान कहा जाता था, ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 770 से 810 ईस्वी के बीच की थी। शासनकाल कब तक रहा था इनका? इससे पीछे अभी आपने पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए। सिक्किम, गोवा, मणिपुर, बिहार, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए आपने जवाब दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन देखिए। 1905-6, 1907-8, 1909-10, 1911-12। चलिए जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1911-12। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन देखिए। राजगृह, वैशाली, चंपा, उदंतपुर या ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उदंतपुर। अगला प्रश्न, यूरोपियों का बिहार आगमन किस शताब्दी के आसपास हुआ था? ऑप्शन देखिए। 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या ऑप्शन ई। तो जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 17वीं शताब्दी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डच के व्यापारियों ने पटना में कब अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन देखिए। 1532, 1632, 1732, 1832 या ऑप्शन ई। आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है 1632, ऑप्शन बी। नोनिया विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन देखिए। 1770 से 1800, 1780 से 1800, 1790 से 1800 या 1800 से 1810 या ऑप्शन ए। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1770 से 1800। अगला प्रश्न, सन्यासी विद्रोह में क्रांतिकारी किसका उद्घोष करते हुए अंग्रेजों तथा उनके वफादारों पर हमला करने लगे थे? ऑप्शन देखिए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब है वो है वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना गया है? ऑप्शन देखिए। पहाड़िया विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, तमार विद्रोह, कोल विद्रोह या ऑप्शन ई। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोल विद्रोह। चलिए अगला सवाल, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ऑप्शन पटना, हजारीबाग, भागलपुर, जगदीशपुर या ऑप्शन ई। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। अगला प्रश्न,
रायबरेली के, चलिए इसका व्याख्या कुछ दिया गया है। रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा आरंभ किया गया जो अंग्रेजी राज को समाप्त करने के लिए 1822 से 1868 तक चला, इसका प्रमुख केंद्र पटना था। कब हुआ था वहाबी आंदोलन, तो यह भी देख सकते हैं आप लोग। इसका रहा पीरियड 1822 से 1868। आरंभ किसने किया था, तो सैयद अहमद जो रायबरेली के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदी में उठा तूफान, दूर बहुत है इंग्लिस्तान, जल्दी जल्दी भाग ओ बेईमान फिरंगिया, किनका नारा था। ऑप्शन इसका देख लीजिए। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ऑप्शन देख लिए, जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी। अगला सवाल, 1857 के आंदोलन के दौरान कौन अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था। इसका ऑप्शन देखिए। निशान सिंह, अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीर अली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह के भाई थे। चलिए अगले सवाल की ओर। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी। ऑप्शन देखिए। वारिंद्र घोष, कुंवर सिंह, सचिंद्रनाथ सान्याल, भूपेंद्रनाथ दत्त या ऑप्शन ई। क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करें। तो इसका जो सही जवाब है वो है सचिंद्रनाथ सान्याल। चलिए अगले सवाल की ओर। स्वराज पार्टी किनके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन देखिए। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मदन लाल ढींगरा, व्योमेश बनर्जी या ऑप्शन ई। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी या ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी बनाया गया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन देखिए। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1931, 12 मार्च 1932 या 12 मार्च 1933 या ऑप्शन ई। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 12 मार्च 1930। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था। ऑप्शन देखिए। नागरमल मोदी, वारिंद्र घोष, सखाराम गणेश देउस्कर, भूपेंद्रनाथ दत्त या ऑप्शन ई। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है सखाराम देउस्कर। अगला सवाल, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन देखते हैं। चंपारण, मुंगेर, गया, सारण। ऑप्शन ई। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंपारण, जहां होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। आज का अंतिम सवाल, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। ऑप्शन देखिए। ब्रजकिशोर प्रसाद, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या ऑप्शन ई। तो क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। इसी तरह आप लोग चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और उत्साहवर्धन कीजिए ताकि और सवाल आपके लिए तैयार किया जा सके। आज का प्रश्नोत्तरी कैसा था
कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएंगे, तभी और आगे बढ़ने में आत्मबल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक